चलिए नेक्स्ट है हम लोग के पास लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, लैम्बर्ट का कोज्या नियम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, इसको काफी अच्छे समझेंगे क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में और सेमेस्टर में भी क्वेश्चंस पिकअप हो जाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे समझेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में और सेमेस्टर में दोनों से सवाल आ सकते हैं। तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में कहा गया, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि E बराबर होता है F/A। ठीक, यानी कोई प्रकाश स्रोत है, हम लोग मान ले रहे हैं कि उसका जो इल्यूमिनेशन है वो क्या है, E1 है, तो E1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं F/A। सिंपल सा फार्मूला कि एकांक क्षेत्रफल में जो कुल ल्यूमिन फ्लक्स होंगे वो क्या कहलाएगा, इल्यूमिनेशन कहलाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम ये कहें कि अभी जो प्रकाश स्रोत था और जहां पे प्रकाश पड़ रहा था उसके बीच में जो ये हम लोग की फर्स्ट कंडीशन है, इसको फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं, इस फर्स्ट कंडीशन में कोई भी एंगल नहीं था। लेकिन अगर हम सेकंड कंडीशन ले, अगर हम लोग सेकंड कंडीशन ले और कहें कि अब जो लाइट सोर्स है और जो पॉइंट है जहां पे प्रकाश पड़ रहा है इसके बीच में पहले क्या था, कोई एंगल नहीं था, लेकिन अब इसके बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है। तो जब एंगल क्रिएट हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट आ जाएंगे, दो घटक हो जाएंगे। भाई ये क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो अब प्रकाश दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल जो ल्यूमिनस फ्लक्स मिल रहे थे वो दो कंपोनेंट में बढ़ गए। एक कंपोनेंट हम लोग का हो जाएगा F, यानी उसी ल्यूमिनस फ्लक्स का साइन थीटा में, यानी इसको बोलते हैं लोग क्या, वर्टिकल कंपोनेंट, और दूसरा हो जाएगा F cos थीटा, जिसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, अब आप ये बताइए कि जो प्रकाश है, एक बिंदु है, कोई इसी प्रकाश पड़ना था, तो इस पे हम लोग को कौन सा भाग हमको मिलेगा, जो क्षैतिज घटक होगा वही तो हम लोग के लिए कार्यकारी होगा, वो कार्यकारी घटक होता है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो एक्चुअल में वर्किंग कंपोनेंट कहा ही जाता है। तो अगर हम लोग यूजफुल ल्यूमिनस की बात करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा। बस यही इतना चीज हो गया लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, यानी इन्होंने कहा कि जो हम लोग का ये सेकंड कंडीशन में E2 ले लेते हैं, ये जो इल्यूमिनेशन होगा ये F ना होकर F cos थीटा अपॉन A पर डिपेंड करने वाला है। ठीक, जहां पर थीटा क्या है, थीटा हम लोग का लाइट सोर्स और जिस सरफेस पे हम लोग का प्रकाश पड़ रहा है उसके बीच में बनने वाला एंगल हो जाएगा। ठीक, थीटा हम लोग का प्रकाश स्रोत और जिस सरफेस पे लाइट पड़ रही है उसके बीच में बनने वाला एंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल सबसे कम है, यानी प्रकाश स्रोत ये, यही सतह, दोनों आमने सामने, तो सबसे ज्यादा प्रकाश हम लोग को प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर है तो हम लोग को प्रकाश की मात्रा क्या मिलेगी, पहले की तुलना में कुछ कम मिलने लगेगी। कितनी कम मिलेगी, क्या होगी, उसी का रिलेशन भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम लोग की कंडीशन निकल के आई कि पहले कुछ भी एंगल नहीं था तो F/A लिखते हुए चले आए थे, लेकिन अभी क्या है, एंगल पे है तो दो कंपोनेंट F sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, F cos थीटा हॉरिजॉन्टल या फिर वर्किंग कंपोनेंट। तो वर्किंग फ्लक्स ही हम लोग को ल्यूमन फ्लक्स ही मिलेंगे, यानी अब E2 जो सेकंड पोजीशन में है वो F cos थीटा अपॉन A पर डिपेंड करेगा। फिर यहां से देखिए E2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1, बोलिए भाई F/A की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा लिखा जा सकता है। ठीक, लेकिन हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी है, E1 इज इक्वल टू, कहां से पढ़ी है, वो इल्यूमिनेशन के नियम से। वहां से हम लोगों ने पढ़ा कि ये E1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं I/R², प्रदीपन के नियम से E1 इज इक्वल टू I/R² भी होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू I cos थीटा अपॉन R²। ठीक, ये हम लोग का रिलेशन निकल के आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर लाइट सोर्स और सरफेस के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इल्यूमिनेशन के बीच का एक रिलेशन निकल कर आ गया। ठीक है, अब इस पे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि
कि एक जो प्रकाश स्रोत है, ये मान लेते हैं कोई भी लाइट सोर्स है जहां से हम लोग को प्रकाश मिलेगा, है ना। 3 पॉइंट दे दिया, पॉइंट ए दे दिया, पॉइंट बी दे दिया, पॉइंट सी दे दिया, 3 पॉइंट हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेते डायरेक्टली कि बताओ कि सी पॉइंट पर जो आपको प्रकाश मिल रहा है, इल्यूमिनेशन मिलेगा, ठीक, वो ए का कितना भाग होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। ये हम लोग का लाइट सोर्स है ना, प्रकाश स्रोत है। मान ले रहे हैं कि इस लाइट सोर्स और जो पॉइंट ए है इसके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको मान लीजिए आप कुछ भी आर मान लेते हैं, दूरी को हम लोग आर मानते हुए आ रहे थे, ठीक है। ये उसी लाइट सोर्स से पॉइंट बी पर और उसी लाइट सोर्स वाले पॉइंट से हम लोगों ने लाइन खींची पॉइंट सी पर, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं लाइट यानी एल। ये कोई पॉइंट है एल, लाइट सोर्स का पॉइंट है एल, एल ए, एल बी, एल सी, ठीक। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ऐसे ही। अब देखो समझिए होगा क्या। अगर हम बात करें ई ए की, ई ए पर क्या इल्यूमिनेशन रहने वाला है, तो हम मान ले रहे हैं कि इस लाइट सोर्स के द्वारा जो हम लोग को ल्यूमिनस इंटेंसिटी मिल रही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मिल रही है, वो क्या है, कैपिटल आई है, ठीक है। भाई आई माने थे ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई माना गया था, आई मान लिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं आई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला हम लोग के पास था, लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ से, है ना। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई एंगल पे है, कितना एंगल है, 0। भाई पॉइंट ए और लाइट सोर्स के बीच का एंगल क्या है, 0, एकदम स्ट्रेट आ रहा है, 0 एंगल है। तो हम लोग यहां से अगर लिखेंगे तो आई कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आई आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा 1। एंगल कितना हो गया, थीटा 1। इसको लीजिए थीटा 2, उसे कोई दिक्कत नहीं है, एक से ही समझ लेंगे हम लोग। अगर हम लोग ई बी लिखना चाहें, जो पॉइंट बी है, यहां पे इल्यूमिनेशन कितना होगा, तो ई बी इज इक्वल टू, वैसे ही क्या लिखेंगे, आई कॉस, अब थीटा एंगल कितना है 1, थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे, नहीं आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आर था क्या, लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट या फिर सरफेस के बीच की क्या थी, डिस्टेंस थी, ठीक है। यहां पे वो दूरी क्या है, एल बी के बराबर है। दूरी किसके बराबर है, एल से बी के बराबर है। यहाँ पे आर क्या था, एल से ए के बराबर था, इसका मान लिए थे कितना है, आर है। यहाँ पे वही दूरी क्या है, एल से लेकर बी तक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल बी का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए फिर आगे अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं आई इंटू, भाई कॉस थीटा 1 को हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए कॉस थीटा बराबर ट्रिग्नोमेट्री से आधार बटे कर्ण, आधार बटे से ही कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, त्रिकोणमिति से हो गया। तो यहां से जो कॉस थीटा 1 है, इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे, देखिए थीटा 1, अब ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, एल ए बी एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो थीटा 1 से अगर हम देखेंगे तो थीटा 1 के लिए आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल ए, आधार क्या है एल ए, और कर्ण क्या हो जाएगा एल बी, ठीक। यानी हम लोग यहां से लिख सकते हैं आई इंटू आई अपॉन, देखिए एल बी स्क्वायर को ऐसे ही नोट कर लेते हैं, एल बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये cos थीटा 1 है, इसको हम लोग लिखेंगे आधार बटे कर्ण से। आधार क्या है हम लोग का एल ए, और कर्ण क्या है एल इंटू बी, ठीक। फिर देखिए एल ए की जो वैल्यू है, एल ए जो यहां से यहां तक है, उसकी डिस्टेंस क्या है आर, तो यहां से हो जाएगा आई इंटू आर, एल ए की वैल्यू कर दिए, अपॉन में एल बी का होल क्यूब, ठीक। समझिएगा आई एल ए की वैल्यू क्या थी आर, आर रख दिया गया,
LB का होल क्यूब हो गया। चलिए, लेकिन हम लोग इसको लैम्बर्ट कोसाइन लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग को मिला क्या, EB इज इक्वल टू I R अपॉन LB का होल क्यूब इंटू हम लोग R स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। ठीक, देखिए उससे मिलेगा क्या हम लोग को, I अपॉन R स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं, इंटू R स्क्वायर इंटू R, क्या बन जाएगा, R क्यूब अपॉन LB का होल क्यूब, LB का होल क्यूब। यहां तक किसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। R स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा किया गया है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उससे। I को नोट किए, R स्क्वायर यहां नोट कर लिए, R इंटू R स्क्वायर की वैल्यू क्या, R क्यूब अपॉन में LB का होल क्यूब। ठीक, अब देखिए I अपॉन R स्क्वायर, I अपॉन R स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं किसके बराबर है, EA के बराबर है। I अपॉन R स्क्वायर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से EA के बराबर है, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो मिलेगा क्या, EA। ठीक, I अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू EA इंटू R अपॉन LB का होल क्यूब, R अपॉन LB का होल क्यूब कर लिए। चलिए अब R अपॉन LB क्या है उसको देख लेते हैं, तो काफी इजी वे में हमको मिल जाएगा। EB इज इक्वल टू EA इंटू R, R क्या है, LA है, तो LA अपॉन LB, LA अपॉन LB, इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर है, cos थीटा 1 के बराबर है। ठीक, R की वैल्यू LA है, तो LA अपॉन LB किसके जगह पे लिखे थे, cos थीटा 1 की जगह पे लिखे थे, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं cos थीटा 1 और क्या लगा है, पावर 3, तो cos क्यूब थीटा 1। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब समझिए निष्कर्ष क्या निकला इससे हम लोग का कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी लाइट सोर्स से किसी भी सतह के किसी भी बिंदु पर C हो, B हो, D हो, कोई भी पॉइंट हो, उस पे जो हम लोग को इल्यूमिनेशन मिलेगा वो किसके बराबर होगा, उसी लाइट सोर्स के ठीक नीचे वाले बिंदु के इल्यूमिनेशन के यानी EA के cos थीटा क्यूब या cos क्यूब थीटा के बराबर होगा। ठीक, EB B पर इल्यूमिनेशन है, EA क्या है, A पर इल्यूमिनेशन है, cos क्यूब थीटा 1 यानी इसके एंगल के क्यूब के समानुपाती। ठीक है, तो ये जेईई एग्जाम में पूछा गया था, तो EB प्रोपोर्शनल हो जाएगा cos क्यूब थीटा के। ठीक, चलिए ये थी कुछ डिफिनीशन जो पहले चैप्टर में है, इल्यूमिनेशन में परिभाषाएं हैं। अब इसी डेरिवेशन के साथ हम लोग आगे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं। कुल ल्यूमिनेंस निकालने का फार्मूला, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला, ये सब हम लोग देख चुके हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को कवर करिए, एक बार दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।